टॉप 50 शेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो बिल्कुल बाजार के बीचों बीच हम खड़े हैं समय के अनुसार, और अब ऐसा लग रहा है कि शायद मार्केट के अंदर अगर आप इंडेक्स में, जैसे हम सुबह ही आपके सामने बात रख रहे थे कि इंडेक्स में ट्रेड करेंगे ना, शायद आपको ज़्यादा मज़ा आएगा भी नहीं, क्योंकि मार्केट के पास 9280 9300 के आसपास का बेस है। अभी बाजार उसको संभाले हुए है। मार्केट के पास अपर लेवल पे एक रेजिस्टेंस है, और ये शायद 3-4 दिन का सेशन कुल मिला के वैसा ही निकले। लेकिन आज स्टॉक स्पेसिफिक मूव देखिए, बाजार के अंदर बड़ा ही इंटरेस्टिंग मूव देखने को मिल रहा है। आज हमने देखा है कि कुछ हद तक आईटी, स्मॉल आईटी कंपनीज जो हैं, वहाँ पे एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। आपको दो चीज़ इंडेक्स के लिहाज से भी याद रखनी है। पहली चीज़ ये याद रखनी है, आपको बड़े सौदे नहीं बनाने हैं बाजार के अंदर, अभी वो थोड़ा सा आपको रुकना है। और दूसरा, स्टॉक स्पेसिफिक चुनाव करना है। यह नतीजों से जुड़ा भी हो सकता है, ये कमोडिटी से जुड़ा भी हो सकता है, ये पुल बैक से जुड़ा भी हो सकता है, या फिर एग्जिट के रूट के हिसाब से भी हो सकता है। फिलहाल आज मझोली आईटी कंपनीज के अंदर पुल बैक है। साइंट, केपीआईटी टेक और एम्फेसिस ये करीब करीब 4 से 3% ऊपर आके भी कामकाज कर रहे हैं। लवलेश, शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। जल्दी से मेरे को एक तो निफ्टी के लेवल्स बता दीजिए, और हमने जो आईटी के साथ आज शुरुआत की है कि पुल बैक आईटी के अंदर अच्छा मिल रहा है, इसमें कौन सा शेयर आपको पसंद है? ये 3 शेयर हमने रखे हैं आपके सामने। पहले हम निफ्टी ब्रॉडर इंडेक्सेस की बात कर ले। देखिए, आपने जैसे कि बताया, ऑफ कोर्स वोलेटिलिटी थोड़ा सा एक अभी कम है मार्केट में, एक रेंज बाउंड सेशन रहने वाला है। मे बी आए, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शॉर्ट टर्म में हमें नहीं लगता कि मार्केट 9360 9370 ऑन द हायर साइड, जबकि डाउन साइड में 9270 एक दिस पर्टिकुलर रेंज फॉलो करेगी मार्केट। बायोडेक्स की स्ट्रैटेजी रहेगी, कोई भी डिप एक 30 से 40 पॉइंट ऑन द लोअर साइड 9260 के नीचे जाता है टुवर्ड्स मे बी 40 और 9240, तो आई थिंक दैट विल बी अनदर अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पर निवेशकों को बाय ऑन डिप्स की सलाह दूंगा। ऑफ कोर्स जैसा आपने बोला, इंडाइसेस में ज्यादा अच्छा मूवमेंट रहेगा, साइडवेज रहेगा। आप लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करेंगे तो ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा रादर देन स्टॉक्स। जहां तक कि आईटी स्टॉक्स की बात करिए, ऑफ कोर्स केपीआईटी में काफी दिनों बाद तेजी आई है। ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट 125 126 पे अच्छा कुछ सस्टेन करा है। आज इसने फिर से तेजी दी है। ये इसका बैंड है 135 134, इसके ऊपर ये निकलता तो केपीआईटी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म बेट भी हो जाती है 155 156 लेवल के लिए। इंट्राडे प्ले आप देख रहे हैं तो आई थिंक द केपीआईटी एक बहुत अच्छा कैंडिडेट है, जो मेरे ख्याल से 137 138 तक के आपको अपसाइड दिखा सकता है। ठीक है, केपीआईटी ये एक आपको शेयर है जो कि ध्यान रखना है आईटी के अंदर। लेकिन अब बात करेंगे रियल एस्टेट की, क्योंकि 1 मई से रेरा लागू हो गया है, और ना केवल पूरी तस्वीर बदलने की हिम्मत रखता है, बल्कि इससे जुड़े हुए जो शेयर्स हैं उनमें भी हमने देखा है काफ़ी अच्छा एक मूव देखने को मिल रहा है। डीएलएफ ही अपने आप में करीब 1.5% ऊपर है, और इसी कंपनी के सीईओ मिस्टर राजीव तलवार मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तलवार साहब, शुक्रिया पहले तो बिजनेस को समय देने के लिए। आप मेरे को भी बधाई दीजिए, मैं आपको भी बधाई देता हूँ रेरा के लागू होने की, क्योंकि ये कंबाइन एफर्ट था। बिल्कुल, हमने भी बहुत कोशिश की कि ऐसे नियम, ऐसे रेगुलेशंस आने चाहिए जिससे कि लोगों का फ़ायदा हो। और मैं आपसे तो इसलिए भी बधाई मांग रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें शायद एक तरह का रूमर था फैला दिया कि बिल्डर्स के लिए अच्छा नहीं है, उनकी मनमानी नहीं होगी। ये बिल्डर्स के लिए भी तो अच्छा है ना सर, रेगुलेशन आ जाएगा तो आपके लिए भी बहुत आसानी हो जाएगी। ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल। चलिए, सबसे पहले सबको मुबारक दें जी, जितने हमारे ग्राहक हैं उनको मुबारक, क्योंकि एक सिस्टम बंधेगा जो कि ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल होगा। हाँ जी। और मेरा ख्याल हर एक डेवलपर का पहला दायित्व यह है कि जो कमिटमेंट उन्होंने किया है अपने ग्राहकों के साथ, अपने बायर्स के साथ, वो उसी दाम पे, जिस दाम पे उन्होंने बेचा था अपार्टमेंट, उस दाम पे उनको डिलीवर होना चाहिए शीघ्रतः शीघ्र। अच्छा तलवार जी, एक और मेरे विचार में ये बहुत एक बढ़िया कानून है जो कि हमें अपने एडवांटेज के लिए यूज करना चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, मैं एक चीज़ और समझना चाहता था, ये सिर्फ रेरा अपने आप में सफिशेंट है, या फिर आपको लगता है कि थोड़ी और स्ट्रिक्टनेस, थोड़ी और सख्त कानून की इस समय ज़रूरत है, थोड़ी जागरूकता भी होनी चाहिए? ये फाइनेंशियल लिटरेसी की हम बात तो करते हैं, लेकिन रियल एस्टेट लिटरेसी भी होनी चाहिए। बिल्कुल, आपने सत्य फरमाया कि रियल एस्टेट लिटरेसी होनी चाहिए, और लोगों को इतनी जागरूकता होनी चाहिए कि ये जो सर्कमस्टेंसेस हैं ये कैसे बने और इनसे बाहर निकलना कैसे है, क्योंकि एक पूरे देश के सामने समस्या है। अगर ये समस्या नहीं होती तो ऐसा कानून बनाने की कभी जरूरत नहीं पड़ती।
इस वक्त ओवर सप्लाई है और हम लोगों का ये फर्ज नहीं रहना चाहिए कि अगर हम लोग कस्टमर कमिटमेंट्स पूरी करते हैं तो जो प्रधानमंत्री साहब ने कहा था ब्यूरोक्रेसी को कि भाई एक एनेबलिंग रोल अपनाइए, एक पुलिसिंग या रेगुलेटरी रोल ही नहीं, सिर्फ हमारा मकसद ये नहीं होना चाहिए कि जितने बिल्डर्स को हम जेल में डाल सकते हैं उतनों को जेल में डालें, क्योंकि उससे किसी का फायदा नहीं होगा। ठीक बात है। हर एक रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को प्रांत दर प्रांत, प्रोजेक्ट दर प्रोजेक्ट ऐसा सिस्टम निकालना चाहिए कि कौन से प्रोजेक्ट लटक रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट डिलेड हैं, कितने डिलेड हैं, कितने बन चुके हैं और कैसे उस प्रदेश की सरकार को, राज्य सरकार को कुछ किक स्टार्ट फंडिंग देके प्रोजेक्ट फिर से चालू करें और एक टाइम फ्रेम दें कि भाई ये जो पैसा हम लोग लोन पे दे रहे हैं किसी बिल्डर को भी, वो एस्क्रो अकाउंट में जाएगा, वो सिर्फ इमारत बनने पे लगेगा और इसलिए कि वो इमारत जल्द से जल्द बने और कस्टमर्स को जो प्रॉमिस किया गया है अपार्टमेंट वो शीघ्र डिलीवर हो। और इस कारण जो भी डेवलपमेंट होती है, जो भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, जो भी 200 इंडस्ट्रीज में इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, उसका फायदा उठाते हुए अपना राजस्व बढ़ाएं और सबसे पहले जो हमारे ग्राहक हैं जिनकी बदौलत ये इंडस्ट्री चलती है, उनको जो बेचा गया था वो उनको डिलीवर करें। ठीक है। अच्छा मिस्टर तलवार, मैं आप कुछ ना फाइनेंशियल अभी लगता है जो आपने पूछा कि जी हाँ जी, मैं असल में ना कुछ फाइनेंशियल्स आपसे जल्दी से समझना चाहता था। अभी 70% एस्क्रो लग जाएगा, कुछ EMIs को लेकर भी इस रेरा के अंदर सख्त नियम दिए गए हैं। सर ये फाइनेंशियल स्थिति और दूसरा डिमांड सप्लाई का जो मिसमैच था, ये दोनों रेरा से अफेक्टेड होने वाली चीज़ें हैं। ये मैं वैसे पूछ रहा हूँ आपसे, परसेंटेज टर्म में आपको लगता है कि कितना सुधर जाएगा? एक तो डाइवर्जन ऑफ फंड बिल्कुल रुक जाएगा या अभी गुंजाइश है, दूसरा ये डिमांड सप्लाई का कितना फर्क सर खत्म हो जाएगा इस रेरा आने से? देखिए, रेरा एक बहुत बढ़िया कानून है जिसमें कहा गया है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट सेल के लिए लॉन्च नहीं कर सकते जब तक आपको सारे अप्रूवल्स ना मिलें। हम लोग ये मानते हैं कि सारे अप्रूवल्स लेने के लिए कम से कम 1 से 2 वर्ष लगते हैं, तो थोड़ी सी सप्लाई में कटौती होगी टू बिगिन विद, पर अभी तक जो ओवर सप्लाई है उसको टाइम मिल जाएगा एब्जॉर्ब होने के लिए। सो उस तरीके से भी रेरा आने से ये बहुत बढ़िया होगा डेवलपर्स के लिए भी और ग्राहकों के लिए भी। और आपको जान के शायद आश्चर्य हो कि हरियाणा में ये सिस्टम करीब 2 दशक से चलते आया है। तभी हम लोगों ने जो एक बढ़िया सैटेलाइट सिटी गुड़गांव जो बनी है उसका प्रावधान हुआ है इस कानून के द्वारा, जो कि हरियाणा में 2 दशक पहले लागू किया गया था। 70% नहीं परंतु 30 से 50% एस्क्रो अकाउंट में जाता ही था। बिना अप्रूवल के आप कोई लॉन्च नहीं कर सकते थे और वहां तो ये कानून था कि आप लॉन्च करने के बाद भी अगर किसी प्रोजेक्ट की एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो वो भी सरकार द्वारा प्रमाणित की जाती थी। ठीक है। तो उसी सिस्टम से आपने जिस तरह विस्तार देखा है कि करीबन 100 कंपनियां काम कर रही हैं गुड़गांव में और दूसरे शहरों में हरियाणा के, तो उनका सिस्टम एक तरह से यही था और हमें पूरी आशा है कि उसी सिस्टम के द्वारा या उसी सिस्टम की तरह हर एक प्रदेश में ये सिस्टम सफा होगा, क्लीन होगा, ट्रांसपेरेंट होगा और अकाउंटेबल होगा। उसमें डाइवर्शन ऑफ मनी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है। अच्छा तलवार जी, एक और चीज़ है, जब हम इतना रेगुलेशन लेके आ रहे हैं, चीज़ों को इतना ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे क्या ब्याज दरें आगे चल के बैंक को भी कंफर्ट जोन आ जाएगा ना? क्योंकि आपने इतना सख्त रेगुलेशन ले आएंगे तो बैंकर्स की तो वैसे ही चांदी हो जाएगी, अब वो क्रेडिट ऑफटेक भी बढ़ जाएगा और थोड़ी सी जो दिक्कत है वो भी ठीक हो जाएगी। एक तो ब्याज दरें का मेरे को बता दीजिए, ये कितना कम हो जाएगा, और दूसरा आप बहुत जी पहले आप इसी का जवाब दीजिए सर। आपने बहुत बढ़िया बात की है आज, और शायद आज का समाचार पत्र पढ़ा हो, क्योंकि आज ही
समाचार पत्रों में निकला है कि क्रेडिट ऑफ टेक जो बैंकों का बढ़ रहा है वो होम लोन्स के कारण 36% बढ़ा है पिछले वर्ष में। तो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि जो होम लोन्स हैं वो सबसे सेफ क्लास ऑफ एसेट्स हैं किसी बैंक के लिए। और जैसे रेरा में गति बढ़ेगी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की और पूरी अकाउंटेबिलिटी रहेगी, उसी तरह से ये होम लोन्स भी बढ़ेंगे। और जिस तरह पूरे देश में एक तरक्की हो रही है कि हमारे इंटरेस्ट रेट्स कम हों, और आपने देखा ही है कि 13-14 से लेके 9% तो पहुंच गए हैं। तो जैसे ही बैंक्स और अपने कट्स पास ऑन करेंगे, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कटौती की है रेट्स में, तो मुझे पूरी आशा है कि हाँ, इस क्षेत्र के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए और सबसे अधिक अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए एक पूरा पैराडाइम चेंज आएगा बैंकिंग में, जो कि ज़मीन के लिए और प्रोजेक्ट फाइनेंस फंडिंग के लिए भी बैंक्स आगे बढ़ेंगे। उतनी ही मात्रा में घरों का जो निर्माण है बढ़ेगा और उतनी ही मात्रा में लोगों को सहूलियत मिलेगी, कम रेट्स पे होम लोन्स मिलेंगे और उतना ही जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट पे असर पड़ेगा। ठीक है। अच्छा तलवार जी, एक छोटी चीज़ मैं आपसे और समझना चाहता था, क्योंकि आपसे बेहतर कोई बता नहीं पाएगा। एक तो कमर्शियल है, हाँ। दूसरा रेसिडेंशियल है और तीसरा अफोर्डेबल है। आप अफोर्डेबल में थोड़ा कम है, लेकिन कमर्शियल और रेसिडेंशियल में आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मेरे को ये बता दी, कमर्शियल सेगमेंट की ग्रोथ कितनी एक्सपेक्ट करें अगले 1-1.5-2 साल के अंदर? अफोर्डेबल हाउसिंग तो सरकार खुद ही कह रही है कि 22 तक हम ही पूरा कर देंगे, और एक रेसिडेंशियल सेक्टर की ग्रोथ कितनी आने वाली है? ये थोड़ा मेरे को आइडिया लगेगा ना, तो जो इन्वेस्टर्स हैं ना पर्टिकुलर शेयर्स के अंदर ट्रेड करते हैं, उनको आपकी बात समझ आके थोड़ा सा वो कैलकुलेशन अपनी कर पाएंगे कि ग्रोथ कितना आएगा। क्योंकि अब सब कुछ ठीक लग रहा है, पहले आज से 1.5-2 साल पहले फील गुड नहीं आता था, अब ऐसा लग रहा है कि हाँ रियल एस्टेट का अच्छा दिन आ रहे हैं। जी हाँ, रियल एस्टेट के अच्छे दिन इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमारी जो आर्थिक प्रणाली है उसमें बहुत तेज गति से विस्तार हो रहा है और ऊंचाइयां जो पहले तक नहीं जो उपलब्ध थी वो उपलब्ध हो रही हैं। तो मैं इसका पूरा श्रेय हमारे वित्त मंत्री को दूंगा, हमारी सरकार को दूंगा, प्रधानमंत्री को दूंगा कि उनकी जो नीतियां हैं वो इतनी सुदृढ़ आर्थिक प्रणाली बना रही हैं कि हम सबको फ़ायदा मिलेगा। और सबसे पहले शुरू करते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग से। अगर आपने 2 करोड़ घर बनाने हैं तो मैं सिर्फ अंग्रेजी में कह सकता हूं कि ये एक $2 ट्रिलियन एक्सरसाइज है, जो करीबन अगर हमारी जीडीपी पूरा इस देश का एक वर्ष में $3 ट्रिलियन होता है, तो अगले 5 से 10 वर्षों में एक ये $2 ट्रिलियन एक्सरसाइज ली जाएगी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर भी लिया जाए और जो बाकी इंडस्ट्रीज़ हैं जो इस क्षेत्र पे निर्भर रहती हैं, तो ये पूरा एक कार्यक्रम है $6 to 8 ट्रिलियन का। और अगर इतनी बड़ी लागत और इतना बड़े आर्थिक इम्पैक्ट होता है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो रेजिडेंशियल सेगमेंट है वो बेशक प्रीमियम हो, बेशक अफोर्डेबल हो, बेशक लग्जरी हो, उस पर बहुत अच्छा आने वाले वर्षों में प्रभाव होगा। दूसरी बात आपने कही थी कि कमर्शियल सेक्टर की, जैसे आर्थिक प्रणाली प्रगति करती है उसी तरह हमारी जो कमर्शियल सेक्टर में ऑफिसेज हैं उनके लिए डिमांड बढ़ती है। आपने देखा है, बेशक वो गुड़गांव की साइबर सिटी हो, दिल्ली में जितने भी कमर्शियल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स हों, बॉम्बे में साउथ बॉम्बे की कमर्शियल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट हो, यहाँ बीकेसी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स हो, इसी तरह हर एक बड़े शहर में और छोटे शहर में जैसे आर्थिक प्रणाली प्रगति करती है वैसे ही डिमांड बढ़ती है। तो मेरी पूरी आशा है कि सरकारी नीतियाँ सुदृढ़ होने के नाते और अच्छी होने के नाते जैसे हमारा जीडीपी ग्रोथ बढ़ता रहेगा उसी तरह डिमांड फॉर कमर्शियल रियल एस्टेट विल इंक्रीज। और तीसरा क्षेत्र होता है रिटेल। अब आपने देखा होगा कि फिर से बड़े बड़े मॉल्स जो है, जो नेबरहुड शॉपिंग सेंटर्स हैं, उनमें फिर से स्फूर्ति आ रही है और पूरा यकीन है हम लोगों को कि इस क्षेत्र में भी बहुत विस्तार होगा और बहुत सफलता मिलेगी।